जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। साथियों, जैसे कि मैंने आप सभी से चर्चा की थी कि आरपीएससी अपने ट्रेंड को लेकर ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अब तो ऐसा एहसास हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि आरपीएससी लगातार अपने पेपर का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में लगातार बदलाव कर रही है। लेकिन उसी ट्रेंड के साथ में आरपीएससी ने एक नया बदलाव और किया है। वो बदलाव किया है सिलेबस में। ना केवल आपके जीके के पेपर में अपितु आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी एक व्यापक स्तर का बदलाव आरपीएससी लेके आई है। सबसे पहले तो हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आरपीएससी को राजनीतिक विज्ञान एवं अन्य विषय वस्तुओं के सिलेबस में बदलाव की आवश्यकता हुई। देखिए साथियों, हमेशा जो भी हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो भी हमारी भर्ती एजेंसी है, वो ये हमेशा प्रयास करती है कि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कभी ना कभी पेपर के अंदर हमेशा नए क्वेश्चन लेके आना, और दूसरा यह प्रयास हो सकता है कि हम निरंतर रूप से सिलेबस को क्या करते रहे, अपडेट करते रहे। दूसरा, सिलेबस अपडेट करने का कारण यह है कि वर्तमान समय में ग्लोबल लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का हमारा सिनेरियो में बदलाव हो रहा है, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जो सोशल और ग्लोबल डायनेमिक्स में परिवर्तन हो रहा है, उस बदलते परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारी जो राजनीतिक विज्ञान है उस विषय को क्या करना है, समायोजित करना है। इसलिए सिलेबस में अधिकांश उन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाए जो कंटेम्परेरी इश्यूज पे बेस्ड हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि कंटेम्परेरी इश्यूज पर बेस्ड विषय वस्तुओं पे हमें ज्यादा चर्चा करना, इसका मीनिंग है कि क्या पुरानी विषय वस्तुओं को अब हमें छोड़ देना है? नहीं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी सब्जेक्ट की नींव को तैयार करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको कहा कि सिलेबस में बदलाव के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, और दूसरा कारण क्या है, कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं उसके साथ में जो सब्जेक्ट के विषय वस्तु हैं उनको जोड़ना। इसके अलावा एक हो सकता है समायोजन करना। किसके साथ समायोजन करना? आपका जो स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है उसको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके साथ में समायोजित करना। उस सिलेबस को यूपीएससी के अंदर जो पीएसआईआर सब्जेक्ट चलती है, ऑप्शनल चलती है, उसके साथ में समायोजित करना। और यहां तक कि जो मैक्सिमम आपके नए टॉपिक जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में थे। अब आरपीएससी इस ट्रेंड पे है कि मेरे को लग रहा है सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के बराबर, और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर। लेकिन क्या इस सिलेबस के बदलते पैटर्न को हमें डरने की आवश्यकता है क्या? नहीं साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम है, यह कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है। अब यह बोर्ड का एग्जाम नहीं है तो हमें 99% बनाने की तो आवश्यकता है नहीं। हमें तो इस कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा के युग में जो हमारे साथी दौड़ लगा रहे हैं उन साथियों से केवल एक कदम आगे चलना है। अगर हमारे साथी 60 नंबर लेके आ रहे हैं, 60 नंबर लेके आ रहे हैं, तो हमें 61 लेके आ जाना है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो सिलेबस बदला है तो केवल आपके लिए नहीं बदला है, वो टीचर के लिए भी बदला है, स्टूडेंट्स के लिए भी बदला है। इसका मीनिंग है सबके लिए अवसर की समानता है। सिलेबस में बदलाव से किसी को भी प्रकार की घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जिस विषय को अरस्तु ने मास्टर साइंस कहा वो वास्तव में अपने आप में मास्टर साइंस है, इस बात का एहसास दिला रही है आरपीएससी लगातार 2020 के बाद में। 2020 से पहले का जो आरपीएससी का पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेंड था उसको आप
राजनीतिक विज्ञान 1.0 कह सकते हैं। और 2020 के बाद में सबसे पहले जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ। इन सभी पेपरों के विश्लेषण करने पर हम पा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस से आरपीएससी को एक अलग ही लगाव है। वो ये चाहती है कि बाकी विषय के विद्वान लोग पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस विषय के विद्वान लोग जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने इस नए सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। अब इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो एनालिसिस करते हैं, आरपीएससी आपके सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड करती है या 3 भाग में डिवाइड करती है। एक आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन 2020 के बाद से ही जो राजनीति विज्ञान के पेपर आ रहे हैं, उसके बाद में ये जो लेवल है वो केवल सिलेबस में लिखने के लिए ठीक है। बाकी हर एग्जाम में क्वेश्चन अगर वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में लिखा है तो भी वो क्वेश्चन उससे संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही आ रहा है। तो फिर क्या करें? तो आप उस जो क्लासिफिकेशन है उसको तो साइड में रख ले, और आप ये मान के चले कि पूरी पॉलिटिकल साइंस में आपके 5 यूनिट है या पूरे 5 पार्ट या 5 भाग हैं। वो 5 यूनिट कौन कौन सी है, मैंने उसका कुछ ऐसे डिवीजन आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो आपके हैं राजनीतिक चिंतक, यानी पॉलिटिकल थिंकर। और पॉलिटिकल थिंकर में सबसे पहले हमें तैयार करना है कौन से? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, यानी कि आपको WPT पढ़ना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। क्योंकि हमारे यहां राजनीतिक विज्ञान की जो शुरुआत है वो पाश्चात्य चिंतन की देन मानी जाती है। और एक टिप्पणीकार हुए जिनका नाम था व्हाइट हेड। कौन से हेड? व्हाइट हेड, जिन्होंने तो कहा कि जो पूरा का पूरा पाश्चात्य चिंतन है वो प्लेटो एवं अरस्तु का फुटप्रिंट है, यानी उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा है। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? हमें शुरुआत करनी है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से। उसके बाद में और राजनीतिक चिंतन में आपको कौन से राजनीतिक चिंतन पढ़ना है? भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो पॉलिटिकल थिंकर को आप एक यूनिट माने जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ ले और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ ले। उसके बाद में दूसरी यूनिट आप माने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल, राजनीतिक विचारधाराएं और राजनीतिक सिद्धांत। अभी हम देखेंगे कि राजनीतिक विचारधाराओं में कौन कौन सी नई आइडियोलॉजी को आरपीएससी ने सिलेबस में शामिल किया है, और पॉलिटिकल प्रिंसिपल में आरपीएससी ने नए विषय वस्तु के रूप में क्या इंट्रोड्यूस किया है। तीसरी यूनिट आप मान के चले हमारा भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एप्लीकेशन है, यानी कि संविधान का धरातल लेवल पे जो एप्लीकेशन है उसको आपको पढ़ना है भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में। और भारतीय राजनीति की गतिशीलता, यानी इंडियन पॉलिटिक्स की जो डायनेमिक्स है उसको भी पढ़ना है। तो 3 यूनिट हो गई, एक हमारी पॉलिटिकल थिंकर की, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल की, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ में इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स है वो। उसके बाद में अगली 2 यूनिट कौन सी है? एक यूनिट है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अवधारणा वाला पार्ट है वो पढ़ना है, और फिर जो व्यवहार में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आपको सरकार का वर्गीकरण पढ़ना है, और विभिन्न देशों की सरकारों के अंगों के बीच में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। सरकार के अंग मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों अंगों को लेकर अलग अलग देशों के बीच में क्या करना है? आपको कंपैरिजन करना है। तो वही कंपैरिजन करेंगे तभी तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी। तो ये तुलनात्मक राजनीति। और फिर कौन सी है हमारे यहां? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत पढ़ना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो व्यवहार है उसको पढ़ना है, और उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आप पढ़ेंगे उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको कहां दिखाई देगा? भारत की विदेश नीति में।
अब मैं एक एक यूनिट में आपसे चर्चा करूंगा कि कौन कौन सा तो हमारा सिलेबस का टॉपिक है, फिर उस सिलेबस के टॉपिक को कौन कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, और अगर कोई एकदम बिगिनर है जो राजनीतिक विज्ञान को कैरियर के रूप में चुनना चाहता है और अभी से इसकी शुरुआत करना चाहता है, तो उसको कहां से अपनी पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे यहां वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी थिंकर या चिंतक की बात करें तो उसमें सिलेबस में कौन कौन से हैं? प्लेटो, उसके बाद में है अरस्तु, उसके बाद में है मैकियावेली, उसके बाद में है थॉमस हॉब्स, उसके बाद में है जॉन लॉक, उसके बाद में है रूसो, और एक जे.एस. मिल है, और एक कार्ल मार्क्स है। इनमें एक थिंकर है जिनका नाम था बेंथम। बेंथम को सिलेबस में से अब हटा दिया गया है, लेकिन वो हटाया गया है, लेकिन ऐसे मानो कि आप फिर भी आपको 50% बेंथम पढ़ना ही पड़ेगा। किसको पढ़ने के लिए? जे.एस. मिल को पढ़ने के लिए। बेंथम और जे.एस. मिल के बीच में एग्जामिनर कंपैरिजन करवा ही सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा इसको इनडायरेक्ट रूप से। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की पढ़ने की शुरुआत हम कहां से करें? अगर देखिए एकदम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले पढ़े आप ओपी गाबा, ओम प्रकाश गाबा की जो बुक है वो पढ़ ले। अब इस पुस्तक में से क्वेश्चन आए नहीं आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नॉर्मल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किताब हमें पढ़ना जरूरी है। इसके साथ में आप एक किताब और पढ़ सकते हैं, पीडी शर्मा की, प्रभुदत्त शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। ये दोनों किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि इस टॉपिक में आपका क्या बन जाए, बेस बन जाए। जैसे ही ये दोनों किताबें आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको एक किताब पढ़नी है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की ही, सुशीला रामास्वामी, डीयू के प्रोफेसर रहे हैं सर। अब आप ये सोच पा रहे हैं कि सर अगर एक एक यूनिट की हम इतनी किताबें पढ़ेंगे तो कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा? तो देखिए, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूं क्या करना है। पहले मान लीजिए कि आपने ओपी गाबा की बुक पढ़ी और उसमें आपने पढ़ लिया प्लेटो का दार्शनिक राजा। उसके बाद में रैपिड मोड में आप वही टॉपिक पढ़ लीजिए, कौन सी बुक में से? सुशीला रामास्वामी की बुक में से। और वहां पे अलग से कोई फैक्ट आपको मिल जाए, एक अलग से कोई लाइन मिल जाए तो उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसी प्रकार से आप पीडी शर्मा में भी देख लीजिएगा कि फिलोसोफर किंग के बारे में कोई अलग से फैक्ट या कोई महत्वपूर्ण अगर लाइन लिखी हुई है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ऐसे करके अगर आप इन तीनों किताबों को एक साथ लेके चलेंगे तो इस यूनिट में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूं, फैक्ट याद करने पे कम विश्वास रखना है। फैक्ट याद करना है लेकिन वो सेकेंडरी है, क्योंकि कहा जाता है एवरी फैक्ट आर ब्लैंक विदाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो फैक्ट अभी पढ़ोगे और सुबह तक भूल जाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करो, उसके साथ में उस फैक्ट को कनेक्ट करो। फिर दूसरी यूनिट हमारी कौन सी है? भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में आपको कौटिल्य पढ़ना है, गांधी जी को पढ़ना है, अरविंदो को पढ़ना है, अंबेडकर को पढ़ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है, राम मनोहर लोहिया को पढ़ना है। और जो दो नए थिंकर इस यूनिट में ऐड हुए हैं वो एक तो स्वामी विवेकानंद है और एक लोकमान्य तिलक है। अब इनको कौन सी यूनिट में से पढ़े, कौन सी बुक में से पढ़े? इसके लिए आप दो बुक ले सकते हैं। एक पुखराज जैन सर की बुक आती है भारतीय राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड ही, और एक एसपी वर्मा सर की बुक है। अब इन बुक की साइज को देखकर, इनकी व्यापकता को देखकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन बुक्स में से केवल जो हमारी यूनिट में टॉपिक शामिल हैं केवल उन्हीं को पढ़ना है। पढ़ने का वही तरीका, पहले कौटिल्य को किस में से पढ़ लिया? पुखराज जैन बुक सर की बुक में से पढ़ लिया। इसमें से पढ़ने के बाद में किस में से पढ़ लिया? एसपी वर्मा सर की बुक में से पढ़ लिया। मान लो राम मनोहर लोहिया है तो अगर पहले इस बुक में से पढ़ लिया और फिर इसमें से पढ़ लिया, और दोनों की जो अलग अलग यूनिक लाइनें हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाइए। ये हमारा है पॉलिटिकल
थिंकर वाला पोर्शन। उसके बाद में हम साथियों आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल प्रिंसिपल। पॉलिटिकल प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या सिलेबस में आपके जुड़ा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत की एक तो हमें क्या पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, उसका क्षेत्र पढ़ना है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, यानी नेचर पढ़नी है। उसके बाद में उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो पढ़ना है। लेकिन इसके साथ में ही लिखा है परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ना है। तो जब आप परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य को पढ़े तो इनमें भी किस प्रकार से पढ़ना है कि इनकी प्रकृति क्या है, इनका क्षेत्र क्या है और इनका भी महत्व क्या है। उसी प्रकार से जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य आप पढ़ेंगे और उसमें भी आपको पढ़ना है प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। लेकिन इससे भी ज्यादा जब आप इन दोनों का निष्कर्ष देखेंगे कि वर्तमान समय में परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोनों का समन्वय दिखाई देता है, जैसे वैज्ञानिक सापेक्षिकतावाद का सिद्धांत आएगा अर्नेस्ट ब्रेख्ट का, वो इनका कंक्लूजन हमें जरूर पढ़ना होगा। इन दोनों का कंक्लूजन फॉर्मेट में जो आएगा रैशनल चॉइस थ्योरी, वो भी हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल का टॉपिक है। ये हमें कौन कौन सी बुक में से पढ़ना है? एक तो आप सुशीला रामास्वामी सर की जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बुक वाली जो बात अभी हम कर रहे थे, उसी यूनिट में, उसी बुक में क्या दिया हुआ है, पहली 2 यूनिट है वो इसी से संबंधित है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, क्षेत्र, तो वो पढ़ना है। फिर इसके अलावा कौन सी बुक पढ़नी है? इसमें राजीव भार्गव सर की बुक पढ़नी है। इसके अलावा इस यूनिट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? एसएल वर्मा सर की बुक भी पढ़नी है। अगला जो टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत में ही अगला टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, फिर राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः उत्थान, और इसी यूनिट के साथ में लिखा है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। समझिएगा इसी यूनिट के साथ में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण कहीं ना कहीं किसको स्वीकार किया जाएगा? व्यवहारवाद को। फिर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किसके बाद में आएगा बताओ? उत्तर व्यवहारवाद के बाद में। तो ये यूनिट आपस में परस्पर जुड़ी भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो सिलेबस में आप मान के चलो क्वेश्चन कहां से आने वाला इस यूनिट में, समकालीन प्रवृत्ति है, जो कंटेम्परेरी ट्रेंड्स नाम से ये यूनिट जुड़ी है आपके, इसमें यहां से आने की ज्यादा संभावना है। अब ये टॉपिक है आपको कौन कौन सी बुक में मिल जाएंगे? एक तो अभी जो मैंने बताया सुशीला रामास्वामी वाली सर की जो बुक है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में ये टॉपिक आपको किस में मिल जाएगा? राजीव भार्गव सर की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करोगे, एसएल वर्मा सर की जो बुक है, जो समकालीन प्रवृत्तियां हैं, वो कहां से उठाया गया है? एसएल वर्मा सर की बुक में से उठाया गया टॉपिक है। उसके बाद में मैंने कहा देखो सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है? थिंकर वाला पोर्शन। उसके बाद में आपको पॉलिटिकल थ्योरी पे आना है, और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ोगे? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है, प्रकृति है, उसकी जो उपयोगिता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, उसके बाद में उत्थान, उसके बाद में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, उसकी समकालीन प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने के बाद में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पहले राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों पढ़ना है। देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैंने कुछ आइडियोलॉजी ऐसी लिखी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, समुदायवाद, उपनिवेशवाद या सबल्टर्न अप्रोच। ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का फाउंडेशन करने के लिए ये आइडियोलॉजी भी हमें पहले पढ़नी होगी। उदारवाद के जितने भी ट्रेंड हैं, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, है ना, उसके बाद में जो हमारे यहाँ उदार समतावादी, उसके बाद में जो स्वेच्छा तंत्रवादी, पूरा विचारधारा उदारवाद का पढ़ना है। मार्क्सवाद में भी आलोचनात्मक मार्क्सवाद तक पूरा पढ़ना है, संरचनात्मक मार्क्सवाद भी पढ़ना है, जो समुदायवाद है वो पूरा ट्रेंड समझना है। ये पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है फिर भी। उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे?
जब आप उदारवाद पढ़ोगे तो उदारवाद की आलोचनाओं के रूप में आप एक विचारधारा पढ़ोगे समुदायवाद को, और उसी के साथ में उदारवाद को ही इंटरकनेक्ट करते हुए एक विचारधारा और पढ़ाई जाती है जिसका नाम क्या है, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म। और ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, इन सभी विचारधाराओं की आलोचनाओं के रूप में ये सभी इधर वाली विचारधाराएं हैं। ऐसे मान सकते हैं ये परंपरागत विचारधाराएं हैं, और ये सभी कौन सी विचारधाराएं हैं, आधुनिक विचारधाराएं हैं। तो इसमें आपको बहुसंस्कृतिवाद पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ना है, नारीवाद पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर आधुनिकतावाद। भाई उत्तर आधुनिकतावाद क्या है कि देश में 145 करोड़ देशवासी हैं और सबका देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। उत्तर आधुनिकतावाद कुछ ऐसा ही है जैसे जैन धर्म में हम शादवाद पढ़ते ना, कि शायद ये पेन है, शायद ये पेन नहीं भी है। उसी प्रकार की विचारधारा हम समझेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। और उसके बाद में एक विचारधारा है उत्तर संरचनावाद, और उसके बाद में एक नई विचारधारा आपको सुनने को मिल रही है, सर्वदेशीयवाद, कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। देखो, कोस्मो शब्द का मीनिंग होता है ब्रह्मांड, यानी पूरा संसार। सर्वदेशीयवाद ये मानता है कि हमारी जो निष्ठा है वो किसी जाति के प्रति नहीं होनी चाहिए, हमारी निष्ठा किसी राष्ट्र की सीमाओं के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। सर्वदेशीयवाद ये मानता है कि जो हमारी निष्ठा है वो किसके प्रति होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मानवता के प्रति। और भारतीय चिंतन में तो सर्वदेशीयवाद पहले से ही था। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी ही हमारे परिवार है, यही कौन सी अवधारणा है, सर्वदेशीयवाद है। और उसके बाद में है ग्रीन पॉलिटिक्स। भाई आप सभी को पता है कि वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा चल रहा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ हमें सभी विश्व के नागरिकों को एनवायरमेंटल जस्टिस भी देना है, पर्यावरणीय न्याय भी सुनिश्चित करना है। और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक नया टॉपिक आपके इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम क्या है, हरित क्रांति। ये पूरी नई यूनिट ऐड हुई है, और इसको पढ़ना कहां से है, ये ऐसे मानो कि ये यूनिट ऐड नहीं हुई है, अपितु तो नरेश दादी सर की जो किताब है, जो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी पे लिखी गई है, वो किताब ऐड हो गई है। इसके अलावा ये यूनिट और आप कहां से पढ़ोगे, राजीव भार्गव सर की बुक में से पढ़ लोगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ऐसे क्यों बताया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पहले पढ़ना है। क्या पढ़ने से पहले, ये यूनिट पढ़ने से पहले आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ना है। क्यों? देखो, इसमें क्या लिखा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राजनीतिक अवधारणाएं जिनको हमें कौन से ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयार करना है, कंटेम्परेरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयार करना है, समकालीन प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग तैयार करना है। किस किस को? संप्रभुता को, स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, अधिकार को और राज्य को। यह यूनिट पहले से जुड़ी हुई थी। इसमें नई यूनिट कौन कौन सी है, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, सत्ता, वैधता और हमारे स्टेट का जो फ्यूचर है। अब जब भी आप पढ़े तो इन दो यूनिट को एक साथ पढ़े। जैसे मान लीजिए कि हाँ, आप संप्रभुता पढ़ रहे हैं, तो अब संप्रभुता का वो एकलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत वो पुराने हो गए हैं। अब आपको यह देखना है कि संप्रभुता के सिद्धांत को उत्तर आधुनिकतावादी किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को जो ग्रीन पॉलिटिक्स को मानने वाले लोग हैं वो कैसे नजरिए से देखते हैं। जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है उसको जो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म वाली आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो कैसे देखेंगे। भाई संप्रभुता ये मानती है कि हमारे देश की सर्वोच्च, देश के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्र में निहित होगी, सरकार में निहित होगी। इसका मीनिंग है संप्रभुता के अकॉर्डिंग हमारी जो निष्ठा है वो किसी राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। लेकिन इधर कॉस्मोपॉलिटिनिज्म क्या बोल रहा है कि हमारी जो निष्ठा है किसी राष्ट्र के प्रति नहीं होकर किसके प्रति होनी चाहिए, मानवता के प्रति। तो इसका मीनिंग है, देखो ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रवाद को नारीवादी किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राष्ट्रवाद को जो सब अल्टरन अप्रोच वाले लोग हैं वो किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो राष्ट्रवाद की यूनिट है उसको जो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म वाले हैं, क्या वो राष्ट्रवाद को मानेंगे?
ये सभी कॉन्टेक्स्ट आपको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि सिलेबस में ही क्या लिखा है, समकालीन प्रवृत्तियां। भाई आपको स्वतंत्रता का टॉपिक पढ़ना है तो कंटेम्परेरी ट्रेंड वाला पढ़ना है। न्याय का टॉपिक पढ़ना है तो प्लेटो और अरस्तू का न्याय तो हमने थिंकर में पढ़ लिया है। यहां क्या पढ़ना है, यहां पढ़ने की शुरुआत करनी है जॉन रॉल्स से। वो ठीक है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी का पोर्शन भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसको अंडरलाइन करके रखें कि भाई जॉन रॉल्स महत्वपूर्ण है, डोरकिन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में उसकी जो आलोचनाएं हैं, समुदायवादी यानी माइकल वाल्जार की जो आलोचना है, सुसान मोलर ओकिन की जो आलोचना है, नारीवादी आलोचना है, वो ट्रेंड आपको जो कंटेम्परेरी का है वही पढ़ना है। उसके बाद में देखो यूनिट के बीच में आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। जैसे राज्य के फ्यूचर को आपको समझना है। अब राज्य का फ्यूचर प्रभावित हो रहा है क्या ग्रीन पॉलिटिक्स के दौर में? क्या राज्य का जो फ्यूचर है वो मल्टीकल्चरलिज्म के दौर में प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखो ये तो है कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी, और आपको इस यूनिट में क्या बोला है कि आपको पढ़ना किसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, कंटेम्परेरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो दोनों यूनिट को आप आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, और इसके लिए आप इसमें एक तो ओपी गाबा सर की बुक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा राजीव भार्गव सर की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन टॉपिकों की एंड्रयू हेवुड सर की भी जो बुक है उसमें भी ये यूनिट दी हुई है। तो एक बार रैपिड मोड पे उससे भी आपको पढ़ना है। आगे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा, भारत का संविधान। अब देखिए भारत के संविधान को मैंने पूरा क्लासिफाई किया है कि सिलेबस में कैसे कैसे क्या टॉपिक है आपके। देखो सबसे पहले तो हम विकास क्रम की बात कर रहे हैं, तो विकास क्रम में सीधा ही आपको कौन सा टॉपिक से शुरुआत करनी है, संविधान सभा से। हालांकि जीके वाले पेपर में आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियोलॉजिकल कंटेंट वाला पोर्शन है, वैचारिक तत्व वाला पोर्शन है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है संविधान का दर्शन। ये एक नई यूनिट ऐड हुई है। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी कौन सी 4 यूनिट में दिखाई देती है, प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। यहां पे हमें समझना है कि किस प्रकार से विभिन्न विचारकों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी के बारे में क्या कहा है, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, वो चीजें आपको इस यूनिट में पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में देखो हम सरकार की बात कर देते हैं, और सरकार में आपको पता है कि हमारे यहां देश में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। उसी के हिसाब से मैंने यहां पे सिलेबस को क्लासिफाई किया है। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति का पद चर्चा में चल रहा था, तो आरपीएससी ने कहा कि भाई जब पद चर्चा में ही चल रहा है तो हम सिलेबस में ही ऐड कर देते हैं, तो नया एक ऐड कर दिया उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब उसके बाद में और एक प्रधानमंत्री, उसकी सलाह एवं सहायता देने के लिए होती है मंत्रिपरिषद। फिर भारत सरकार का वकील, महान्यायवादी, वो वैसे ही हम पढ़ते ही थे, सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं था, लेकिन अब नया लिखा है। उसके बाद में पार्लियामेंट और कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसी के पैरेलल आपको पढ़ना है, जैसे इंडिया पॉलिटी की ये यूनिट पढ़ी, उसके साथ में कौन सी यूनिट पढ़ोगे, स्टेट पॉलिटी के। भाई राष्ट्रपति पढ़ लिया, उसके साथ में राज्यपाल को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया, प्रधानमंत्री को पढ़ लिया और मुख्यमंत्री को पढ़ लिया। ठीक है, इधर संसद को पढ़ लिया, विधानमंडल को पढ़ लिया। लेकिन इधर ध्यान क्या रखना है, आरपीएससी ने यहां पे लिख दिया है स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में आपको इसको पढ़ना है। साथियों पहले से बोल दूं, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति वाले। कौन बनेगा करोड़पति का मतलब क्या है कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक अवधि का है, वर्तमान वाले राज्यपाल कौन से नंबर के हैं, प्रथम राज्यपाल ने कब शपथ ली थी, कब पद ग्रहण किया था, है ना, उनकी नियुक्ति की तिथि क्या है। ऐसा फैक्चुअल कॉन्सेप्ट फैक्ट आने वाले हैं यहां से, जो स्पेशली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन ऐसा ही सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लिखा है, लेकिन फिर भी वहां पे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को लेकर दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इधर हमारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप कहां से पढ़ें, इसके लिए आप राजस्थान सरकार की जितनी भी साइट हैं, जैसे आप राज्यपाल का टॉपिक राजभवन की साइट से पढ़ेंगे,
मुख्यमंत्री सीएमओ की जो साइट है वहां से पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ विधानसभा की जो साइट है वहां से पढ़ना है, हाईकोर्ट की जो साइट है वहां से पढ़ना है। जो वेबसाइट है वहां से मैंने देखा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से। उसके बाद में हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में आपको पंचायतें और नगर पालिकाएं तो पढ़नी है। इसके अलावा आपको यह भी पढ़ना है कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है और जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं उसका जो डायनेमिक्स है कि किस प्रकार से हमने जो पंचायती राज व्यवस्था लेके आए, नगर पालिकाएं लेके आए, उसके बाद में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, स्थानीय स्तर पर जो हमारे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उससे क्या कुछ प्रभाव हुआ। और मेरे को लगता है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, और यहां पे क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं उससे संबंधित भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस यूनिट में। उसके बाद में इंडिया पॉलिटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और आपको क्या पढ़ना है। देखिए हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो शासन प्रणालियां हैं जो हमारे देश की आधारभूत शासन प्रणालियां हैं। एक है संसदीय शासन प्रणाली, एक है संघीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में नहीं लिखी हुई है, फिर भी आपको इसके फीचर्स को पढ़ना है और ये ढूंढना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में ये दिखाई देता है कि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है। लेकिन कौन सी तो सिलेबस में लिखा हुआ है, संघीय शासन प्रणाली हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, और इसमें भारत में संघवाद, पहले तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ना है कि भारत में संघवाद, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 11 और भाग 12 में जो संघ एवं राज्य के बीच में जो संबंधों का प्रोविजन है वो चीजें समझनी है, और उसके बाद में इसका भी कंटेम्परेरी ट्रेंड समझना है, रुझान समझना है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद, हरित संघवाद, ये अलग अलग जो संघवाद के इश्यूज चल रहे हैं उनको भी हमें समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन आपको कहां से तैयार करना है साथियों, इसके लिए एक तो आप भारतीय संविधान का परिचय नाम से जो बुक आती है ब्रिज किशोर शर्मा सर की, ये बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो सुभाष कश्यप सर की बुक में से पूछे गए हैं। सुभाष कश्यप सर हमारे लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं। इनकी दो किताबें ले ले आप, एक हमारा संविधान और एक हमारी संसद, और बैर एक तो आपको रखना ही है। देखिए आप अपने घर पे भगवत गीता, बाइबिल, कुरान रखे या ना रखे, एक दस्तावेज जरूर रखे अपने घर पे जिसका नाम है भारत का संविधान, और उसका बेरेट रखना है, और कौन से पब्लिकेशन का लेना है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का लेना है। ये भारत के संविधान के बाद में अब संविधान का जो व्यवहार में धरातल पे राजनीति को हमें देखना है, तो इसमें आपको भारतीय राजनीति को पढ़ना है और इंडियन पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को पढ़ना है। अब भारतीय राजनीति में ये देखो पूरी यूनिट नहीं ऐड हुई है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये पूरी यूनिट, इधर भी मैक्सिमम टॉपिक क्या हुए हैं साथियों, ऐड हुए हैं। पहला है आपको राष्ट्रीय निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय निर्माण एवं एकीकरण में कि किस प्रकार से हमारे जो आजादी के बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का जो विषय था, वहां से लेकर हमारे यहाँ जो फजल अली आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है, फिर जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, वो सभी विषय वस्तु इसमें आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल ये प्रेशर ग्रुप है इनको भी पढ़ना है। फिर आपको सोशल एंड पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, भारत में जो सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन है, देख पा रहे हैं यहाँ पूरा दक्षिण एशिया राजनीतिक आंदोलनों के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में भारत में जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आंदोलन हुए, जो सामाजिक आंदोलन हुए, वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आपको देखो एक तो चुनावी प्रक्रिया को समझना है, इलेक्टोरल प्रोसीजर को समझना है, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैसे होते हैं, और इनके अंदर कौन सी इंस्टीट्यूशन कार्य करती है, उसके लिए कौन कौन से मैंडेट है, कौन कौन से प्रोविजन है। उसके साथ में चुनावी प्रक्रिया के साथ में इधर हमें पढ़ना है चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझना है, और वर्तमान समय में जो चुनावी सुधार का जो मुद्दा है, वो चर्चित मुद्दा है, वो भी हमें पढ़ना है। उसके बाद में और इसमें से क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीति की डायनेमिक्स में से
कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें जेंडर किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्लास किस प्रकार से प्रभावित करता है, जाति पहले से लिखा था। फिर हमारी दलीय व्यवस्था का बदलता स्वरूप हमें पढ़ना है, किस प्रकार से हमारे देश में वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, फिर हमारे यहाँ द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली आई, फिर गठबंधन की सरकारें आई, फिर 2014 से वापस वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चल रहा है प्रताप भानु मेहता के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें पढ़नी है। और इस बार वापस से आपने देखा कि हमारे यहाँ किस प्रकार से वापस गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। तो ये गठबंधन की राजनीति और गठबंधन को भी पढ़ना है। इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप अभय प्रसाद सिंह एवं कृष्ण मुरारी सर की बुक है, वही इसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आपको कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में या कहीं वेबसाइट से कोई चीजें मिल जाए तो वहां से भी इनको आप पढ़ सकते हैं। अगली यूनिट कौन सी है? अगली यूनिट है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखो कुछ ऐसा डिवीजन किया हमने, एक तो अवधारणा वाला टॉपिक है, उसके बाद में सरकार का वर्गीकरण है, और उसके बाद में सरकार के क्या है अंग है। देखो अवधारणा वाले में पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना है, राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पढ़ना है, और फिर उसी में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ना है, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सोशल कैपिटल जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ तक कि यूपीएससी में भी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, रॉबर्ट पुटनम का कॉन्सेप्ट, सोशल कैपिटल को पढ़ना है। फिर से हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन, अब सिलेबस में लोकतंत्र नहीं लिखा है, जो हंटिंगटन की हम डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रोसीजर पढ़ते हैं वो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दी गई है। फिर यहाँ पे सरकार के वर्गीकरण की बात करें तो सरकार का वर्गीकरण में एक तो आपको लोकतांत्रिक प्रणाली या लोकतांत्रिक शासन एवं तानाशाही शासन में अंतर देखना है, संसदीय शासन एवं अध्यक्षात्मक शासन में अंतर देखना है, और यूनिटरी और हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है उनमें भी जो अंतर है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद में तुलनात्मक राजनीति में ही देखो सरकार के 3 अंग। पहले तो ये बता देता हूं कि ये यूनिट आपको कहां से पढ़नी है। ये यूनिट पढ़नी है आपको सीबी गैना सर की बुक से में से और जीसी जौहरी सर की बुक में से। किताबें बड़ी हैं निश्चित रूप से, लेकिन आपको केवल वही यूनिट पढ़नी है जो आपके सिलेबस में क्या है जुड़ी हुई है। उसके बाद में देखो तुलनात्मक राजनीति में ही एक हमारे यहां सरकार के कितने अंग हैं बताओ? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन सरकार के तीनों अंगों को हमें किस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, कौन कौन से देश के संविधानों को पढ़ना है, कुल मिला के ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये पहले से हमारे सिलेबस में था। एक नया टॉपिक या हम बोले कि नया संविधान जुड़ा है सिलेबस में, किसका? जापान का। ये जो पूरा है किसकी पुस्तक में मिल जाएगा आपको? पुकरा जैन सर की किताब में, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें ऑलरेडी किसका संविधान लिखा था? जापान का संविधान लिखा था, तो इस किताब में से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो प्रेशर ग्रुप है, इसमें आपको किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? एक तो यूके के कॉन्टेक्स्ट में, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में और फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में। इस टॉपिक को भी तैयार करना है। फिर हमारी लास्ट यूनिट कौन सी है साथियों? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखो इसका नाम क्या बनाया मैंने? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पहले तो हम उसका पढ़ेंगे सिद्धांत, फिर और क्या समझना है? व्यवहार। देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सिद्धांत, और इन सिद्धांतों का ये क्या है? एप्लीकेशन है। और इसी सिद्धांतों में किसी न किसी सिद्धांत, जैसे उदारवाद का प्रयोग करते हुए या प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रवाद के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ही क्या बने हुए हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें देखो पहले कौन, केवल आपको उदारवाद, यथार्थवाद या मार्क्सवाद यही पढ़ने होते थे। मार्क्सवाद लिखा नहीं है फिर भी पढ़ना है, पहले बोल रहा हूं। यहां पे इनको चैलेंज करने वाली जो आइडियोलॉजी है, जो परंपरागत अप्रोच थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, उसको चैलेंज करती है। क्रिटिकल अप्रोच बोलते हैं जिसको हम। क्रिटिकल अप्रोच में रचनात्मकवाद आता है, उत्तर उपनिवेशवाद आता है, संस्थावाद आता है, पर्यावरणवाद आता है। अब इनको पढ़ना है साथ में ही। यह आप कहां से पढ़ेंगे? इसके लिए एक तो आप एंड्रयू हेवुड सर की बुक पढ़ सकते हैं,
और उसके अलावा हिंदी में हमारे यहाँ महेंद्र कुमार नंदलाल सर की भी किताब है, उसका भी आप रेफरेंस में प्रयोग ले सकते हैं। अब ये पढ़ने के बाद में ये यूनिट पढ़नी है तो आप देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली कुछ नहीं है, कुल मिला के उदारवाद का जो व्यवहारिक स्वरूप है। उसके बाद में देखेंगे आप जियोपॉलिटिक्स क्या है, संसाधनों के लिए क्या है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है। उसके बाद में पर्यावरणवाद पढ़ लिया, इधर कौन से मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे। इसका मीनिंग है कि जो पूरे यूएनएफसीसी के जो कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन से लेकर वर्तमान का जो कन्वेंशन है, पूरे ये पर्यावरणीय मुद्दे पढ़ने होंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ने होंगे। फिर जो आतंकवाद का मुकाबला करने का मामला है, टेररिस्ट का मामला है, वो भी पढ़ना है। फिर परमाणु प्रसार, अब परमाणु प्रसार पढ़ना है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यथार्थवाद से। लेकिन उसके बाद में हम निःशस्त्रीकरण की भी बात करते हैं तो वो किससे जुड़ा हुआ है, रचनात्मकवाद से। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, तो ग्लोबलाइजेशन इसमें से किसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, उदारवाद के अकॉर्डिंग। उसके बाद में शीत युद्ध का टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, यथार्थवाद से। उसके बाद में अमेरिका की जो हेजेमनी है वो भी किससे जुड़ी हुई है, यथार्थवाद से। तो कहने का मीनिंग है कि पहले अप्रोच पढ़ेंगे, अप्रोच पढ़ने के बाद में ही उसका ये कुल मिला के क्या है, एप्लीकेशन है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन कौन से संगठन जो हाल ही में जो चर्चित संगठन है वो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। G7 है, G20 है, नाटो है, ब्रिक्स है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है। इसके अलावा पहले से आपके सिलेबस में लिखे थे कौन, यूएनओ और EU। इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जब भी एग्जाम देने जाए या जब भी आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें, एक बार इनकी वेबसाइट पर गो थ्रू आपको जरूर होना है। आप नोटिस करेंगे कि इनका जो परिचय लिखा होता है, लगभग 10 लाइनों के आसपास जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, कई बार क्वेश्चन वहां से सीधा सीधा आ जाता है, तो वो जरूर आप पढ़ लेवे। उसके बाद में भारत की विदेश नीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद में उसका जो एप्लीकेशन है वो किस में है, भारत की विदेश नीति में। तो भारत की विदेश नीति में आपको पढ़ना एक तो सिद्धांत और भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है, जो डिटरमिनेंट्स एलिमेंट्स है वो पढ़ना है। उसके बाद में इंडिया का रिलेशन पढ़ना है किसके साथ में, यूएसए के साथ में। तो भाई साहब अभी टैरिफ नॉन टैरिफ का चल ही रहा है। उसके बाद में चाइना है ना, जो चीन है हमारा मित्र भी है दुश्मन भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। और रसिया जो हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है, और हमारे पड़ोसी देशों के साथ में संबंध पढ़ना है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ साउथ एशिया के जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके साथ में हमारे जो रिलेशन है वो पढ़ना है। इसके अलावा देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो नेम मूवमेंट चला उसमें भारत की क्या भूमिका रही उसको पढ़ना है। और लास्ट का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, ये भी नया ऐड हुआ है टॉपिक। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे अब नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जैसे साइबर सुरक्षा का मुद्दा हो गया, जैसे समुद्री सुरक्षा का मुद्दा हो गया, सीमा पार आतंकवाद का जो मामला है वो किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से। अब आपको मैं सिलेबस में इसको आपको तैयार करने के लिए आपको नई एक बुक है, पुष्पेश पंत सर की बुक है ना, जेएनयू के प्रोफेसर सर हैं जिनकी आपको किताब जरूर पढ़नी है इसके लिए। लेकिन जब भी आप ये तैयार करें तो देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे सिलेबस आपस में इंटरकनेक्टेड है। इधर आप पर्यावरणवाद पढ़ रहे हैं, इधर आप पढ़ रहे हैं पर्यावरणीय मुद्दे, और उधर मैंने आपको बताया कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी में कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है, हरित राजनीति। इन तीनों यूनिट को एक साथ पढ़ना है। होता क्या है, हम ग्रीन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उसके 2 महीने बाद में ये पढ़ते हैं, उसके 1 महीने बाद में ये पढ़ते हैं। उसकी बजाय आप जब तीनों यूनिट को एक साथ लेके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 50 to 60% चीजें क्या है, कॉमन है। तो आपका कंसाइज वे में जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा साथियों। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ब्रेटन वुड्स को पढ़े तो ब्रेटन वुड्स को पढ़ने से पहले एक बार आप किसको वापस पढ़े, उदारवाद को। उसके बाद में आप ब्रेटन वुड्स को पढ़े। जब भी आप ग्लोबलाइजेशन को पढ़े तो ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने से पहले एक बार जो आपने उदारवाद में पढ़ा है उसको वापस पढ़े।
उसी प्रकार से जब भी आप शीत युद्ध को पढ़े तो शीत युद्ध को पढ़ने से पहले एक बार किसको पढ़े? यथार्थवाद को, क्योंकि ये उसी का तो क्या है? व्यवहारिक स्वरूप है। इसी प्रकार से इस यूनिट में आपको क्या करना है? इसमें आपको दो टाइप के नोट्स बनाना है। एक तो जैसे ब्रिटेन का अलग से नोट्स बना लिए, पूरे ब्रिटेन की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ब्रिटेन के क्या है राजनीतिक दल और दबाव समूह का पूरा एक यूनिट बना लिया अपने नोट्स टाइप में। दूसरा टाइप का नोट्स आपको कंपैरिजन में बनाना है। ब्रिटेन की विधायिका, उसके बाद में यूएसए की विधायिका, फ्रांस की विधायिका, स्विट्जरलैंड की विधायिका और जापान की विधायिका। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा अपने सिलेबस को तोड़ना मोड़ने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो सकेगा हम भी अति शीघ्र आपके साथ में विभिन्न विषय वस्तुओं को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे उत्तर आधुनिकतावाद का जब हम टॉपिक लेके आएंगे तो उस यूनिट को कंसाइज वे में कैसे हमें तैयार करना है, इस विषय वस्तु पर भी हम जैसे हमको उचित समय मिलेगा तब हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे। साथियों, तब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।